आज की क्लास में हम बलबन के बारे में बात करेंगे। बलबन जो है, इसका जन्म तुर्किस्तान में इल्बारी जाति के एक सरदार के यहाँ हुआ था। किशोरावस्था में ही वह मंगोलों के हाथों में पड़ गया और उन्होंने एक दास के रूप में उसे बगदाद के ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी को बेच दिया। 1232 ईस्वी में ख्वाजा दिल्ली आया और इल्तुतमिश ने बलबन को खरीद लिया। अपनी योग्यता और स्वामी भक्ति से बलबन ने इल्तुतमिश का ध्यान आकर्षित किया। इल्तुतमिश ने उसे खास बरदार यानी कि व्यक्तिगत अनुचर नियुक्त किया और बाद में उसे चालीसा गुट में सम्मिलित कर लिया। रजिया के शासनकाल में उसे अमीर शिकार नियुक्त किया गया। रजिया को पदच्युत करने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया था उसमें बलबन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और इसी वजह से बहराम शाह ने उसे रेवाड़ी और हाँसी की जागीर देकर पुरस्कृत किया। 1245 ईस्वी में मंगोल आक्रमण के विरुद्ध उसने शाही सेना जो थी उसका शानदार संचालन किया और मंगोल बिना लड़े ही भाग गए। सुल्तान मशूद शाह को पदच्युत करके नासिरुद्दीन को सुल्तान बनाने की योजना उसी ने तैयार की थी। इसलिए नासिरुद्दीन के शासनकाल में वह उन्नति के शिखर पर पहुंच गया और उसकी मृत्यु के बाद वह गयासुद्दीन की उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। जब बलबन सुल्तान बना तो किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया, लेकिन सुल्तान पद को बनाए रखना कठिन काम था क्योंकि समूचे देश में विद्रोह का वातावरण फैला हुआ था और ताज की प्रतिष्ठा काफ़ी गिर चुकी थी। सुल्तान बनते ही उसे अनेक प्रकार की समस्याओं को हल करने की तरफ ध्यान देना पड़ा। उसकी जो समस्याएं थीं उनमें से कुछ मुख्य जो समस्याएं थीं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहली समस्या जो थी वो थी सल्तनत का लड़खड़ाता हुआ आर्थिक ढांचा। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बार बार होने वाले विद्रोहों और सुल्तानों के पतन से राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। राजकोष रिक्त पड़ा था क्योंकि जहां एक तरफ सैनिक व्यय बढ़ता जा रहा था वहीं दूसरी तरफ प्रांतीय हाकिमों ने स्वेच्छा से वार्षिक राजस्व भेजना भी बंद कर दिया था। उसकी दूसरी समस्या चालीसा गुट की शक्ति का अंत करना था क्योंकि ये गुट विघटनकारी शक्तियों का नेतृत्व करने लगा था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सुल्तानों को बनाने और बिगाड़ने में इस दल की प्रमुख भूमिका इस दल ने अदा की थी। बलबन स्वयं भी इस दल का सदस्य और नेता रह चुका था, इसलिए वह दल की शक्ति और महत्वाकांक्षा से परिचित था। तीसरी समस्या मेवाती और दोआब के राजपूत भूमिपतियों की लूटमार को रोकने की थी क्योंकि उनकी गतिविधियों से चारों तरफ आतंक व्याप्त हो गया था। चौथी समस्या राजपूताना, बुंदेलखंड, बघेलखंड आदि में राजपूत शक्ति के पुनरुत्थान की थी। सल्तनत की सुरक्षा के लिए राजपूतों की आक्रमणकारी शक्ति को नष्ट करना अति आवश्यक हो गया था। पांचवी समस्या मंगोलों के निरंतर आक्रमणों से पश्चिमोत्तर सीमा को सुरक्षित बनाना था। दिल्ली सल्तनत के कई अधिकारियों और प्रांतीय अधिकारियों ने मंगोलों से साठगांठ करके समस्या को जटिल बना दिया था। इस प्रकार से बलबन जो है इसे कई समस्याएं जो है इनका सामना करना पड़ा। ताज की गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए बलबन को राजत्व के नए सिद्धांत को प्रतिपादित करना पड़ा। उसका नया सिद्धांत बहुत ही सरल था। उसका विश्वास था कि सुल्तान में ईश्वरीय ज्योति विद्यमान रहती है और हजरत साहब के बाद सुल्तान का पद ही सर्वोपरि है। इस सिद्धांत के पीछे उसका मूलधेय एक सर्वप्रभुत्व संपन्न स्वेच्छाचारी निरंकुश शासक की भांति शासन करने की अभिलाषा थी। इसलिए उसने सुल्तान में असाधारण ईश्वरीय व्यक्तित्व को आरोपित करके उसे सामान्य जन से भिन्न और ओजपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान किया ताकि धर्म में विश्वास रखने वाली जनता उसके आदेशों का आंख मूंद कर पालन करती रहे। उसने इस सिद्धांत का सहारा मात्र ही नहीं लिया अपितु अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में उतारने का भी प्रयास किया। बलबन के राजत्व सिद्धांत के अनुसार ईश्वर उच्च वंशीय लोगों को ही शासन सत्ता सौंपता है, इसलिए उसने स्वयं को तुरान के प्रसिद्ध राजवंश का वंशज घोषित किया। अपने शासनकाल में उसने केवल उच्च वंशीय लोगों को ही महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया और अपने आप को सामान्य लोगों से दूर रखने का प्रयास किया। उसने अपने चारों तरफ गंभीरता और शिष्टता का वातावरण खड़ा कर दिया था। उसने जिन चार बातों पर जोर दिया वे थी: सुल्तान को ईश्वर से डरना चाहिए और जन कल्याण का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, सुल्तान को अपने राज्य में घूसखोरी, धोखाधड़ी, चोरी, डकैती आदि का दमन करना चाहिए और अपराधियों को सख्त सजा देनी चाहिए। तीसरा, शासन में महत्वपूर्ण पदों पर
बुद्धिमान, ईमानदार और ईश्वर में आस्था रखने वाले लोगों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। चौथा, सुल्तान को निष्पक्ष न्याय प्रदान करना चाहिए। बलबन एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति था और उसके मन में धर्माचार्यों के प्रति गहरा सम्मान था। फिर भी वह धर्म को राजनीति से पृथक करना चाहता था। कुल मिलाकर उसके राजत्व सिद्धांत का सार जो था वो इस प्रकार था। सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है। सुल्तान के अधिकार असीमित हैं। ताज को गौरव में होना चाहिए। सुल्तान को हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। इसके अलावा काफिरों का उन्मूलन और धर्म का प्रसार, निष्पक्ष न्याय प्रदान करना, राजनीति को धर्म से अलग रखना, स्वयं के चरित्र को शुद्ध रखना, उच्चवंशीय लोगों को ही प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना। बलबन जो था ये बहुत ही अनुभवी शासक था और इस बात को अच्छी तरह से समझता था कि दिल्ली सल्तनत की जड़ें अभी मजबूत नहीं हुई हैं और उसकी सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है। इल्तुतमिश के समय के अधिकांश सैनिक या तो मर चुके थे अथवा अधिक आयु की वजह से सैनिक सेवा के लिए बेकार हो चुके थे, परंतु मृत सैनिकों के वंशजों और वृद्ध सैनिकों ने सेना के मुंशियों से साठगांठ करके सैनिक सेवा के बदले में दी गई जागीरों पर कब्जा बनाए हुए था। बलबन इस प्रकार की स्थिति को सहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कुछ कदम उठाए और जो इसने नई व्यवस्था लागू की, इसके अंतर्गत प्रथम वर्ग में उसने ऐसे लोगों को रखा जो कि वृद्ध और निर्बल हो गए थे और उनके गुजारे के लिए वजीफे की व्यवस्था की गई और उनकी जागीरों को खालसा कर दिया गया, अर्थात शाही नियंत्रण में ले लिया गया। दूसरे वर्ग में उन लोगों को रखा गया जो सैनिक सेवा के योग्य थे। इस वर्ग के सैनिकों का उनकी योग्यता के अनुसार वेतन निश्चित कर दिया गया और उनकी जागीरों को भी शाही नियंत्रण में ले लिया गया। तीसरे वर्ग के अंतर्गत मृतक सैनिकों के आश्रितों को रखा गया। उनके गुजारे की व्यवस्था उनके गांवों की आय से कर दी गई और उनकी जागीरें जो थी उनको भी छीन लिया गया। लेकिन बाद में कोतवाल फखरुद्दीन के कहने पर सुल्तान जो है उसने तीसरे वर्ग के लोगों की जागीरें वापस कर दी। इस प्रकार बलबन ने कोशिश की कि किसी प्रकार से जागीरी प्रथा जो है उसको नियंत्रण में लाया जाए। सेना को शक्तिशाली बनाने की दिशा में दूसरा कदम आरिजे मुमालिक के पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाना था। बलबन ने उसे अपने मंत्रिमंडल का सदस्य बना दिया और इस पद पर इमादुल मुल्क जैसे योग्य और निष्ठावान सरदार को नियुक्त किया। इमादुल मुल्क जो था ये बहुत ही परिश्रमी था और इसके परिश्रम से सेना को अनुशासित और शक्तिशाली बना दिया गया। सल्तनत की सुरक्षा में दुर्गों का भी महत्वपूर्ण स्थान था, परंतु बलबन के पूर्व किसी भी शासक ने इनकी व्यवस्था को सुधारने की तरफ ध्यान नहीं दिया। बलबन ने एक तरफ तो पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई और दूसरी तरफ अनेक नए दुर्गों का निर्माण कराया। ये नए दुर्ग उन मार्गों पर बनवाए गए थे जिधर से मंगोल आया करते थे। ऐसे दुर्गों में कंपिल, पटियाली और भोजपुर मुख्य थे। सुल्तान पद की गरिमा को स्थापित करने के लिए बलबन ने निष्पक्ष न्याय व्यवस्था और कठोर दंड विधान जो है इसका आश्रय लिया। उसकी न्यायप्रियता जो है उसके अनेक उदाहरण जो है वो देखने को मिलते हैं। एक निरंकुश शासन में शासक जो है उसमें कठोर गुप्तचर व्यवस्था नितांत आवश्यक होती है उसके शासन के लिए, और बलबन ने भी इस तरफ विशेष ध्यान दिया। उसने साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों में सभी बातों की सूचना प्राप्त करने के लिए गुप्तचर नियुक्त किए। बुगरा खां जो कि बलबन का पुत्र था, उसके भी आचरण पर कड़ी निगाह रखी जाती थी। जो गुप्तचर सही जानकारी को छिपाने का प्रयास करते थे उन्हें कभी कभी प्राणदंड तक की सजा भी दी जाती थी। इसके अलावा तुर्की अमीर जो थे इनका भी बलबन के द्वारा दमन किया गया। बलबन ने सिंहासन को अपने और अपने वंशजों के लिए सुरक्षित बनाने हेतु जो 40 जो मंडल था उसको नष्ट करने का संकल्प कर लिया। इसके लिए उसने निम्न से निम्न उपायों का भी सहारा लिया। किसी को जहर देकर मरवा डाला तो किसी को किसी अन्य लोगों के माध्यम से मरवा दिया। किसी को न्याय की ओट में दंडित करके प्रजा की दृष्टि में उनके महत्व को गिरा दिया। इसके अलावा उसने अपने व्यक्तिगत सेवकों के एक नए दल का गठन किया और उन्हें ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किए। पुराने तुर्की अमीरों के महत्व को कम करने के लिए उसने निम्न तुर्कों को भी ऊंचे पद प्रदान किए। इसके अलावा उपद्रवकारी जो तत्व थे उनका भी इसके द्वारा बलबन के द्वारा दमन किया गया। हालांकि प्रधानमंत्री के रूप में भी बलबन ने दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र थे इनमें लूटमार तथा उपद्रव मचाने वाले मेवातियों का दमन किया था, परंतु
वे फिर से सक्रिय हो गए और राजधानी दिल्ली तक धावा मारने लगे। इस पर बलबन ने उनका सफाया करने का निश्चय किया। आसपास के जंगलों को साफ करवा दिया। जंगलों में छिपे मेवातियों को मौत के घाट उतार दिया गया। जंगल में नई नई सड़कें बनवाई गई, सैनिक चौकियां कायम की गई और गोपालगिरी में एक दुर्ग बनवा दिया गया। इसी प्रकार से मेवातियों से निपटने के बाद बलबन ने दोआब के लुटेरों की तरफ ध्यान दिया। कंपिल, पटियाली और भोजपुर लुटेरों का प्रमुख केंद्र बन गए थे। बलबन ने स्वयं उनके विरुद्ध प्रयाण किया। उनके केंद्र और बस्तियों को नष्ट कर दिया गया। मंगोल आक्रमण जो है ये एक प्रमुख समस्या थी। इल्तुतमिश के समय से ही भारत पर मंगोलों के आक्रमण होते आ रहे थे और बलबन के समय उनके आक्रमणों का खतरा काफ़ी अधिक बढ़ गया था। इसलिए बलबन ने कुछ निश्चित कदम उठाए, जैसे कि जिन मार्ग से मंगोल आते थे उधर उसने नए दुर्ग बनवाए। सीमांत सुरक्षा का दायित्व योग्य और विश्वस्त व्यक्तियों को सौंपा गया और इसके अलावा सीमा प्रांत के पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाकर वहाँ भी योग्य सैनिकों को रखा गया। मंगोलों के अचानक आक्रमण का सामना करने की दृष्टि से बलबन ने साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग दिया। बलबन के इन प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ वर्षों तक तो सीमांत क्षेत्र में शांति बनी रही, परंतु 1279 ईस्वी में मंगोलों ने पुनः आक्रमण शुरू कर दिया। 1285 ईस्वी में तैमूर खां के नेतृत्व में मंगोलों ने पुनः आक्रमण किया। युवराज मोहम्मद खां ने उन्हें परास्त करके खदेड़ दिया, परंतु वह स्वयं भी मारा गया। इस प्रकार से बलबन जो है उसने अपने साम्राज्य की सुरक्षा का पूरी तरह से ध्यान रखा और अपने पुत्र जो है इसकी मृत्यु के पश्चात, मोहम्मद खां जो था वो उसको अति प्रिय था और इसकी मृत्यु के पश्चात 80 वर्षीय बलबन जो है ये भी मृतप्राय हो गया था। बर्नी जो है ये बताता है कि सुल्तान दरबार में बैठकर राजकाज करता था और दिखावे के तौर पर शोक को भुला देता था, परंतु रात्रि के समय वह फूट फूट कर रोया करता था और उसका ये रोग बढ़ता चला गया और अपने छोटे पुत्र बुगरा खां को बंगाल से उसने वापस बुलवा लिया। परंतु कुछ दिनों के बाद बुगरा खां फिर से लखनौती चला गया। बलबन ने मृत्यु के पूर्व दिल्ली के कोतवाल और वजीर को हिदायत दी कि उसकी मृत्यु के बाद शहजादा मोहम्मद के पुत्र खुसरो को सिंहासन पर बैठाया जाए। 1287 ईस्वी के मध्य इस महान सुल्तान की मृत्यु हो गई। थैंक यू।